Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, this is our 37th video lecture on holistic perception of harmony at all levels. Okay? Perception of harmony at all levels of existence. पृथ्वी के ऊपर जितने भी लाइफ के जिंदगी की अस्तित्व विद्वान है, उन अस्तित्व को बीच में कौन सी ऐसी ताकत या ऐसा कौन सा विचार है जिसके माध्यम से हर एक अवस्था के बीच में एक अच्छा संबंध कायम रहता है या उनके बीच में एक बेहतरीन संतुलन की स्थिति पनपती है। होलिस्टिक परसेप्शन तथा इसी प्रकार की धारणा को एक वैश्विक सिद्धांत का नाम दिया गया है। यूँ कह सकते हैं कि ऐसा सिद्धांत जो किसी एक जगह पर कायम न हो करके वैसी समान विचारधारा संपूर्ण जगत के अंदर निवास करती हो, संपूर्ण जगत के अंदर फैली हो, तो हम उसको ढंग से समझ सकते हैं। अब वो कैसे समझें, देखें। नेचुरल हार्मनी, नेचुरल हार्मनी का मतलब होता है प्राकृतिक समरसता। खुद के अंदर उसका स्वभाव ही कैसा, एक उसका स्वभाव ही शुरू से ही ऐसा है, जड़ से ही उसका स्वभाव ऐसा है कि एक दूसरे का सहयोग करने की स्थिति हो या किसी दूसरे को देख करके सीखें, वो नेचुरल नहीं होता। नेचुरल वही है कि जन्मजात उसमें इस तरह के गुण हो। नेचुरल हार्मनी इन ट्रीज, वैसा जो समरसता का स्वभाव देखने को मिले वो हम पेड़ों में भी देख सकते हैं। पेड़ों में कैसे देख सकते हैं, जैसे ही हवा चलती है तो पेड़ की टहनी हिलती है, पेड़ की टहनी के साथ साथ उसकी पत्तियां भी हिलती है। टहनियों के साथ जो पत्तियां हिलती है वे आपस में एक दूसरे का बैलेंसिंग बनाते हुए एक मधुरता, मतलब वहाँ पर एक संगीत का रचना या उसका क्रिएशन होता है। हम सुन सकते हैं, हम हर एक आदमी अपने विचारधारा के अनुसार उस साउंड को कुछ भी नाम दे सकता है। इकोइंग होता है वो, क्योंकि वे एक दूसरे का सहयोग करती है। वे सारी टहनियाँ हिलती है, लचकती है हवा के साथ में, तो वह नेचुरल हार्मनी है। नेचुरल हार्मनी इन बिल्डिंग्स, नेचुरल हार्मनी इन बिल्डिंग मतलब एक दूसरे पदार्थ को दूसरे से समायोजित करने में भी उनमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। वे आराम से एक दूसरे का सहर्ष अभिवादन करते हुए एक दूसरे की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी दीवार का निर्माण होता है और एक मकान बन जाता है। अब यहाँ पर नेचुरल हार्मनी किस तरह से हुई बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि एक सजातीय वस्तु दूसरी सजातीय वस्तु से मेल जोल कर लेती है, और वो जैसे करती है तो उसका एक बड़ा स्वरूप दिखने में आता है। जैसे पत्थर को पत्थर से जोड़ा जाता है तो एक बड़ा पत्थर का निर्माण हो जाता है। नेचुरल हार्मनी इन रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, रेजिडेंशियल रियल इस्टेट मतलब यहाँ पर भी हम देखें तो वहाँ पर भी प्राकृतिक जहाँ पर भी अवस्थाएं नजर आएगी, उन प्राकृतिक अवस्थाओं के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर समरसता विराजती है। नेचुरल हार्मनी इन वाटर, नेचुरल हार्मनी इन गार्डनिंग, हार्मनी इन रूरल इकोसिस्टम, इन सब चीज़ों के अंदर प्राकृतिक समरसता विराजती है। तो हम इन चीज़ों से सबक या ज्ञान लेकर के प्रेरित होकर के मानव जीवन को भी हम इतना ही समरसतापूर्ण या रसिक बना सकते हैं। Natural harmony is necessary to solve the problem of global warming and depletion of non-renewable or natural resources can be avoided. हम सब मिलकर के प्राकृतिक तौर से हर एक चीज़ में समरसता दिखाते हुए वैश्विक वार्मिंग, जो वैश्विक के ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है, वैश्विक उत्पीड़न का या वैश्विक जो नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं कि एक संपूर्ण जगत के अंदर या वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है,
ऐसी समस्या से भी हम सब मिल कर के निजात पा सकते हैं। डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सभी देशों के प्रतिनिधित्व आपस में मिल कर के बैठक करके एक ऐसा हल निकालना चाहिए कि उन चीज़ों को, प्राकृतिक की वे सोर्स जिनको हम पुनः निर्माण या उत्सर्जन नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे प्राकृतिक स्रोतों का दोहन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के हम प्रकृति के साथ में समरसता निभा सकते हैं। नेचुरल हार्मनी विथ ट्रीज क्योर ऑल प्रॉब्लम्स लाइक रिडक्शंस ऑफ विंड वेलोसिटी, हमें पेड़ पौधों के साथ में भी समरसता अपनानी चाहिए, क्योंकि इन प्राकृतिक सोर्सों से देख कर के पता लगता है कि इनके बीच में तो प्राकृतिक समरसता विराजती है, पर मनुष्य के अंदर क्यों नहीं, जबकि मनुष्य में इन चारों अवस्थाओं से कहीं ज़्यादा चेतना की शक्ति वास करती है। लेकिन हम अपने उस चैतन्य मन से कभी वैश्विक दृष्टिकोण से किसी और दूसरी अवस्था के बारे में एक सकारात्मक सोच नहीं रखते, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए। नेचुरल हार्मनी विथ ट्रीज क्यूर ऑल प्रॉब्लम्स, देखिए पेड़ पौधे किस तरह से दूसरी अवस्थाओं की समस्याओं से निजात दिला देते हैं। कैसे? रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी, जैसे हवा का वेग आता है तो पेड़ पौधे जब जंगल में होते हैं तो उनकी टहनियों के माध्यम से उस हवा के वेग को कम कर लिया जाता है। एनर्जी सेविंग्स तथा ऊर्जा का यहाँ पर भी हम बचत करते हैं। किस प्रकार से बचत करते हैं? पेड़ पौधों से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा का दोहन कम होता है। डूइंग कंपेनियन प्लांटिंग, तो हमें क्या करना चाहिए? इस और कुछ ऐसे सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि हमें नेचुरल हार्मनी को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधों में हम कुछ वृद्धि कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए फॉरेस्ट गार्डन, तथा एक वैश्विक इकोसिस्टम मतलब एक वैश्विक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए हमें जंगलों का, बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का रोपण करना चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे, उसमें संतुलन बना रहे। रिडक्शंस ऑफ बिल्डिंग हीट, अब जब हमारे वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी नहीं, चारों तरफ संसार के अंदर हरियाली व्याप्त रहेगी, तो तापमान में वृद्धि भी नहीं होगी। इससे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगों के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान वृद्धि हो जाता है तो वो नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मनी इन द एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अब ये कार्य जो जन कल्याण का कार्य है, मनुष्य कभी भी अपने स्तर से नहीं करता, बल्कि उसको तैयार किया जाता है। लेकिन तैयार करने की भी एक अवस्था होती है, उसी अवस्था में उसको तैयार किया जाता है, उसी अवस्था के अंदर अच्छे विचार उसके अंदर रोपित किए जा सकते हैं, तभी जा कर के आगे वो जन कल्याण के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार के जो जन कल्याण कार्य के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार होती है, वे जन कल्याण के लिए लोगों को तैयार करती है। वे संस्थाएं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ है, ये जन संस्थाएं जन कल्याण के लिए लोगों को तैयार करती हैं। वन कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हार्मनी एंड अलाइनमेंट इन नेचर बाय कंटेम्पलेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द नेचुरल ऑर्डर। इट इज़ पॉसिबल टू unravels the mystery of the natural synthesis in the midst of ongoing cause at the material plane. Yoga enables one to understand the intrinsic worth of life and the meanings and significance of the cosmic. तो हम लोगों को इस समरसता जैसी तत्व को हमारे अंदर की गहराई से स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए,
क्योंकि प्राकृतिक तरीके से ही हम इस नेचुरल ऑर्डर, जो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, उनको तभी समझना संभव होगा जब हम आंतरिक तौर से हम तैयार रहेंगे। हमें जन कल्याण हेतु वैश्विक स्तर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान अर्जित करना है तथा एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तथा योगा enables one to understand the intrinsic worth। योगा के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसके अंदर एक स्वस्थ दिमाग निवास करता है। जब स्वस्थ दिमाग होता है तो उसके अंदर स्वस्थ ही जन कल्याण से प्रेरित विचारों का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। इसलिए हमें ये एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। इसी को हम समरसता का नाम देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलिस्टिक हार्मनी ऑन पर प्रोफेशनल एथिक, किस तरह से इसका उपयोग किया जाए देखें। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो ये एक प्राकृतिक स्वीकार्यता का सिद्धांत होता है। व्यक्ति नहीं चाहेगा तो भी उसके अंदर तो विचार दोनों तरह के आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। अब इनकी छटनी वह अपने ज्ञान कौशल और विकास के विवेक के द्वारा करता है, तभी जा कर के वह एक अच्छा इंसान बन पाता है और वह एक समाज के लिए, जन कल्याण के लिए तैयार हो पाता है। तभी उसके अंदर एक होलिस्टिक व्यूज का इम्प्लीमेंटेशन होता है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंशियंट ह्यूमन वैल्यूज, नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉर वैल्यूज एंटी वैल्यूज, क्वालिटीज ऑफ डिवाइन पर्सन एंड परफेक्ट मैन, क्वालिटीज ऑफ डिमोनिक पर्सन, धर्म एंड अधर्म, ह्यूमन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू धर्म, एथिकल कंडक्ट। अब इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि मनुष्य के अंदर एक राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी जा कर के वे अपने आप को समझ सकता है, परख सकता है कि क्या तो उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो नैतिक है और कौन से ऐसे विचार हैं जो अनैतिक है, हमें किस तरह का पालन करना चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के हम एथिकल कंडक्ट के लिए जागरूक होते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। एंशियंट ह्यूमन वैल्यूज, ये कौन सी चीज़ होती है। इंडियन एंशियंट लिटरेचर इज ऑल अबाउट वैल्यूज। प्राचीन समय के जितने भी साहित्य थे उनमें इस तरह के संस्कारों या नीतियों की बातें हैं। कंडक्ट ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी, समाज के अंदर व्यक्ति किस तरह का आचरण करना चाहिए, उन सब चीज़ों का उल्लेख इन प्राचीन साहित्यों के अंदर किया गया है। द डिटेल्ड स्टडी क्लियरली शोज दैट द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन शुड बी एथिकल। तथा इन पुराणों के अंदर, इन साहित्यों के अंदर अध्ययन करने से ये पता चलता है, स्पष्ट ये होता है कि इनके अंदर व्यक्ति के आचरणों को स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि कौन से मनुष्य के नैतिक आचरण होते हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए। रेफर टू एनी इंडियन एंशियंट बुक, वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड what is right and what is wrong. The system is so well defined that the actual follower can't make any mistake in any given situation. तथा इस प्रकार से भारतीय प्राचीन साहित्यों के साथ साथ सभी पुराणों में, धर्मों, ग्रंथों के अंदर इन चीज़ों का स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है कि कौन सी चीज़ें मनुष्य के लिए सही होती है और कौन सी गलत होती है। द सिस्टम इज सो वेल डिफाइंड। इस प्रकार से प्राचीन समय का जो हमारा तौर तरीका था उसके अंदर मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है। दैट द एथिक एक्चुअल फॉलोवर कांट मेक एनी मिस्टेक इन एनी गिवन सिचुएशन। चाहे कैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति कभी भी कोई गलती नहीं कर पाएगा यदि वास्तव में वह नियम पर चलता है तो। वैल्यू, द टर्म वैल्यू नॉर्मली मीन्स मॉरलिटी एंड वर्च्यूज। मुख्य बात तो यह है, इन नीतियों का जो उल्लेख या सारांश यही निकलता है कि मनुष्य के लिए नैतिकता और गुणों के बारे में, संस्कारों के बारे में ही कार्य करना चाहिए। वैल्यूज आर डिस्क्राइब्ड एज दोज क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन
which are very essential for a healthy society and individuals moral and spiritual developments। तथा इन ऐसे नीतियों का, संस्कारों का वर्णन किया गया है जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी होती है तथा समाज के और समाज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जीवन को एक एथिकल और नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए ये कर्तव्यों का पालन जरूरी है। द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यूज इज ह्यूमनिस्टिक एंड यूनिवर्सल। कुल मिलाकर के निष्कर्ष तौर पे ये बताया जाता है कि जितने भी नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पे वर्णन किया गया है वे मानवता के लिए और वैश्विक समाज के लिए ही नियत है। They can be applied as such in any part of the world। ये भी बताया गया है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है ये किसी एक स्थान या देश से ही रिलेटेड है, बल्कि ये ऐसे सिद्धांत तो संपूर्ण जगत के लिए ज़रूरी है। Man today feels proud that he has mastered many branches of knowledge। आज लोगों के अंदर अहंकार की भावना हो गई है, जैसे उसे किसी एक दो विषय का या भाषाओं का ज्ञान आ जाता है तो उसके अंदर एक अहंकार पनप जाता है और खुद ही अपना मूल्यांकन स्वतः करने शुरू कर देता है कि मुझे संपूर्ण ज्ञान की जानकारियाँ हैं। ए नंबर ऑफ टेक्स्ट बट ही डजंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन वो कभी भी शिक्षा के मूल भाव को समझ नहीं पाता है, बल्कि अंधा हो जाता है जब सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने का अहंकार की वजह से। नाउअडेज लर्निंग इज लिमिटेड ओनली टू फिजिकल एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स, मॉरल एथिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आर लेफ्ट आउट। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल लोगों के अंदर एक भौतिकी और संस्कारीय रूप से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, बल्कि उस शिक्षा के अंदर नैतिकता मॉरल शिक्षा का जो वैश्विक रूप होता है, जैसे कि नैतिकता है, एथिकल नैतिकता, संस्कारिता, आध्यात्मिकता के जो पहलू है वे हमारी शिक्षा से निकल चुके होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। द फर्स्ट वैल्यू डिफाइंड इन वेदास इज सत्यमवाद, सत्यवाद। सबसे प्राचीन समय के अंदर वेदों के अंदर जो नीतियों का या शिक्षा का वर्णन किया गया था वो सत्यवाद के बारे में था। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। उसमें बताया गया था चाहे कैसी भी परिस्थिति इंसान के सामने क्यों न आ जाए उसको सत्य बोलना है। देयर इज़ वन स्टोरी टू एक्सप्लेन दिस वैल्यू। ठीक है, इसमें बताया गया है ए थिफ वंस अप्रोच्ड ए शैग फॉर गाइडेंस टू गेट पीस ऑफ माइंड्स। एक बार एक चोर था, बड़ा परेशान था। अब हो सकता है कि उसे चोरी करने के लिए कोई साधन की कमी थी या फिर और कोई परेशानी, कुल मिलाकर के वो परेशान था। कई तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो एक दिन इस सलाह मशूरा करने के लिए एक सन्यासी के पास, साधु के पास पहुंच जाता है कि मुझे थोड़ी तसल्ली चाहिए, शांति चाहिए। ही वॉज एडवाइज टू गिव अप एनी वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स दैट ही प्रॉमिस्ड टू गिव अप लाइंग्स एंड प्रैक्टिस ट्रूथ। साधु ने कहा भाई तेरा पेशा, आपका पेशा चोरी करने का है, तो आप ऐसे करो कि आप इस प्रकार के गलत कार्यों को छोड़ दो, क्योंकि इससे समाज के लोगों को परेशानियां होती है। तो इंसान को काम कौन से करने चाहिए? खुद को कितना भी आनंद आए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं हो तो वह वास्तविक आनंद का कार्य होता है। लेकिन यदि मेरे कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो आनंद का कार्य नहीं होता है, इसलिए आप ये गलत काम को छोड़ दो। तो चोर ने वादा किया कि चलो मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। Subsequently, during one night when the thief went out for stealing, the king, in the disguise of a thief, followed and met him. अकस्मात एक दिन क्या होता है कि उसका जो कर्म था वो कर्म तो वो करना ही था,
रात्रि में वह कुछ चोरी करने की नीयत से बाहर निकला। द किंग इन द डिस्क्वीज ऑफ ए थिप फॉलोड एंड मेट हिम। तो कुछ ऐसे प्राचीन पुराणों के अंदर कहानियाँ पढ़ने को मिलती है कि जिस नगरी का राजा होता था, नगर का राजा होता था, वह समय समय पर अपने वेश को चेंज करके अपने नगर के लोगों के हालचाल जानने के लिए घूमता था कि सही क्या है, गलत क्या है। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी कि वास्तविक तौर से क्या है कि राजा के सिपाही मंत्री वगैरह हैं तो उनमें भी अहंकार आना से क्या है कि वे भी अपने नगर के लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जानने के लिए खुद राजा वेश चेंज करके जाता था। तो वैसे ही वो जा रहा था, उसे उसका चोर से सामना हुआ। आफ्टर गोट इंट्रोड्यूस्ड बाय द थिप द किंग इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ए थिप। जब चोर ने उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं, तो राजा ने वेश चेंज ही कर रखा था कि भाई मैं चोर हूँ, चोरी करने की नीयत से मैं भी बाहर हूँ। बोथ ऑफ देम एंटर्ड द रॉयल ट्रेजरी। तो राजा ने कहा कि मैं भी चोर हूँ, तो चोर ने कहा कि चलो ठीक है, फिर तो दोनों मिल करके बहुत अच्छा काम कर लेंगे, कि चलो दोनों चले जाते हैं। एंटर्ड द रॉयल ट्रेजरी, और दोनों ही कहाँ घुस जाते हैं, रॉयल ट्रेजरी, राजा के एक खजाने में चले जाते हैं। एंड रोब्ड 2 प्रेशियस डायमंड्स, वहाँ से उन्होंने 2 कीमती डायमंड हीरे चुरा लिए। लिविंग द थर्ड वन इंटैक्ट एज इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू शेयर सेम इक्वली। लिविंग द थर्ड वन, ठीक है, एक उसमें 3 हीरे थी, एक को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इस वजह से इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू शेयर सेम इक्वली, कि 2 में से 2 का तो हिस्सा हम बराबर में बांट लेंगे, लेकिन 3 होगा तो 3 में से हम कैसे बांटेंगे। इस वजह से एक इस परेशानी को दूर करने के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। द नेक्स्ट डे द थिप वॉज कट बाय द किंग्स मैन। राजा तो था ही कि चोरी करना था, चला गया। दूसरे दिन वो दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर के चले जाते हैं। दूसरे दिन राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा उस चोर को पकड़वा लिया, उस चोर को पकड़वा लिया। एंड ब्रोड टू द कोर्ट सेशन टू बी ब्रीफड इन हिज प्रेजेंस, तथा उसे कचहरी में लाया गया और सभी लोगों के उपस्थिति में उस घटना का वर्णन उससे सुना। द थिप कन्फ्यूज्ड हैविंग स्टोलन 1 डायमंड एंड एक्नोलेज्ड दैट द सेकंड वन वाज टेकन अवे बाय अनदर थिप। चोर यहाँ पर बड़ा अफसोस में था, हैविंग स्टोलन 1 डायमंड, क्योंकि उसने एक ही हीरा चुराया था। एंड एक्नोलेज्ड, उसे जानकारी थी कि दूसरा जो था वो दूसरे चोर ने चुराया था। Subsequently, the treasurer of the royal palace was summoned and asked to report on the left the previous night after verifying both with the royal chest. Upon finding that 2 of the diamonds out of 3 were missing, उसी समय खजाने में से मालूम करवाया गया। पूछा, खजानची से पूछा, आस्कर टू रिपोर्ट ऑन द थेफ्ट, पूछा कि क्या चोरी हुआ है। द प्रीवियस नाइट आफ्टर वेरीफाइंग विद द रॉयल चेस्ट, पूरी तहकीकात करने पर मालूम लगा था कि रात्रि को खजाने में से चोरी हो गई थी। द ट्रेजर्स, खजानची ने कहा कि 2 ऑफ द डायमंड्स आउट ऑफ 3 वर मिसिंग, 3 हीरे थे जिसमें से 2 गायब हो गए। पॉकेटेड द थर्ड वन hiding the same under his headgear, reported to the king that all 3 diamonds were missing. Diamonds out of 3 were missing. Pocketed the third one, तीसरा जो था वो जेब में था। Hiding the same under his headgears, hiding the same under his headgears, मतलब उसको भी छिपा लिया। Reported to the king, और मालूम किया ऑल 3 डायमंड्स वर मिसिंग, कि तीनों ही हीरे चोरी हो गए। ट्रेजर अपॉन फाइंडिंग दैट 2 ऑफ द डायमंड्स आउट ऑफ 3 वर मिसिंग पॉकेटेड द थर्ड वन। ठीक है, यहाँ देखो कि खजाने में से 2 हीरे गायब हुए थे, 3 थे,
खजांची से रिपोर्ट करने के लिए कहा कि आप देखो कि रात्रि में क्या चोरी की गई है। तो वहाँ जाकर के खजांची ने देखा कि 3 में से 2 गायब हो गए, 1 बचा हुआ है। तो 1 को भी उसने क्या कर लिया, अपने पॉकेट में रख लिया। रिपोर्टेड टू द किंग, राजा को रिपोर्ट दी गई। क्या बताया गया राजा को? ऑल 3 डायमंड्स वर मिसिंग, कि तीनों की तीनों चोरी हो गई, तीनों की तीनों चोरी हो गए। द थिप वॉज रिसोल्यूट इन हिज स्टैंड अबाउट द 3rd डायमंड, डिनाइंग रिपीटेडली एनी नॉलेज अबाउट द 3rd वन। चोर वहाँ पर भी अपनी बात पर मजबूत था, बार बार यही कहा जा रहा था कि यहाँ से हमने 2 हीरे चुराए थे, 1 मेरा साथी ले गया, 1 मेरे पास में, 1 हीरा खजाने में है। द किंग इन एन आफ्टर थॉट ऑर्डर्ड द कमांडर इन चीफ टू सर्च द ट्रेजर एंड द ट्रेजर वॉज कट रेड हैंडेड। इसके बाद सारी दरख्वास्त सुनने के बाद में राजा ने अपने मुख्य सेनापति को आदेश दिया कि इस खजांची की तलाशी ली जाए। और जैसे ही सेनापति ने उसी समय उसकी तलाशी ली तो वहीं पकड़ में आ गया। द ग्रीडी ट्रेजर वॉज पुट बिहाइंड द बार्स फॉर हिज अनपार्डनेबल क्राइम। राजा ने उस लालची खजांची को सलाखों के पीछे उस क्षमाहीन जुर्म के तहत धकेल दिया। एंड द थिप हु स्टूड बाय हिज वर्ड वाज मेड द ट्रेजर फॉर हिज ट्रूथफुलनेस एंड कॉन्टेंटमेंट। और राजा ने उस चोर को खजांची के पद पर नियुक्त किया, क्योंकि वह अभी भी अपनी बात पर अडिग था और सत्य बोल रहा था, झूठ उसने नहीं बोला कि मैंने ये चोरी की थी। तो पहले के वेदों के अंदर जो चर्चाएं होती थी वो सत्य का पाठ पढ़ाया जाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने जो भी कर्म किया है उसी को बोलना है। सत्य, टेल द ट्रूथ ऑलवेज, दिस इज कॉमन टू ऑल द पीपल। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण गॉड कॉन्शियसनेस। कृष्ण और गॉड कॉन्शियसनेस मतलब ये चेतना होती है। धर्म, राइटनेस, ऑब्जर्व और फॉलो धर्म, आप अपने धर्म की पालना करें। दिस इज सनातन धर्म और इंडिविजुअल ड्यूटी। ये सनातन धर्म कौन सा होता है? जहाँ सारे विश्व के लोग उस बात को मानते हो, उस बात के ऊपर एक मत उन सबका विचार या समर्थ हो, उसको सनातन धर्म का कहा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है, कर्तव्य भी होता है। सो सत्य इज कॉन्शियसनेस। सत्य क्या चीज़ है? चेतना है, और चेतना भगवान है। टू द मासेस एंड धर्म इज द ड्यूटी टू द इंडिविजुअल। तथा धर्म जो है, कर्तव्य जो है, वो हर एक व्यक्ति की कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। टू बी एक्टेड अपॉन, कि हर एक व्यक्ति को सत्य रूपी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड धर्म फॉलोज नेक्स्ट। इस प्रकार से सत्य इंसान की सबसे पहली प्राथमिकता होती है तथा धर्म, कर्तव्य उसका अनुसरण करता है। देयर शुड बी नो इन एडवर्टेंस अबाउट ट्रूथ। और इस प्रकार से सत्य के बारे में किसी भी प्रकार की विरोधाभास टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डाइवेशन फ्रॉम राइटियस एक्टिविटी, तथा न किसी भी प्रकार की इस राइटियस एक्टिविटीज़ जो है, सत्य के प्रति जितने भी गतिविधियाँ कार्यविधि होती है, किसी प्रकार की दखलअंदाजी या नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, सत्य वेदा। डू योर ड्यूटी, धर्म कहता है कि आप अपना कर्तव्य करें, और वेद कहते हैं हमेशा सत्य बोलें। ए रिलीजियस वे ऑफ लाइफ इज विच ए पर्सन एस्पायरिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इस प्रकार से जो होलिस्टिक परसेप्शन है, वो होलिस्टिक परसेप्शन का मतलब यही है कि ऐसा विचार जो सभी लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए लाभदायक हो, किसी को भी ठेस न पहुँचे, किसी का भी अहित न हो। ए रिलीजियस वे ऑफ लाइफ विच ए पर्सन एस्पायरिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, डिवाइन नॉलेज फॉलो
दिस वे ऑफ लाइफ इज combination of moral and religious values, and since it is elaborated in Upanishad, these are regarded as divinely ordained duties by Hindus. मतलब एक धार्मिक व्यक्ति के लिए भी उसका धर्म उसको सत्य के पथ पर चलने के ही एडवाइज करता है। किसी धर्म का उल्लेख, किसी भी धर्म के अंदर ये उल्लेख नहीं किया गया है कि हम किसी दूसरे धर्म का विरोध करें या फिर ऐसा कुछ करें, क्योंकि उपनिषदों के अंदर भी नैतिकता और कर्तव्य के बारे में ही बताया गया है। ईमानदारी के बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। फ्रॉम द जिस्ट ऑफ दीज टू अनुवाक वन कैन गेस दैट काइंड ऑफ लाइफ ए हाउस होल्डर एस्पायरिंग डिवाइन नॉलेज ट्राइड टू लीड एट द टर्म्स ऑफ हिज उपनिषद। द फॉलोइंग की वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वेदास। कौन कौन सी हैं? सत्य, सत्य, तप, धम्म, सम, धर्म, धनम और दया। सत्यता, ऑस्टेरिटी, पवित्रता, सेंस कंट्रोल, धम्म, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, समा, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क को, मन को, चंचलता को, ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, चंचलता को कंट्रोल में करना, राइटियसनेस, धर्म, कर्तव्य पूर्ण रहना, चैरिटी, धनम, चैरिटी मतलब जिसको दानवान हो बोलना, कुछ देने की मन के अंदर इच्छा रहना, और दया भाव रहना। ये इस प्रकार से सांसारिक और वैश्विक कर्तव्यों से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ओके, थैंक यू वेरी